गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, कोई भी खर्चा P&L में डेबिट होगा या नहीं होगा, इसका फैसला कौन करता है? सेक्शन 3237(1). ठीक है, अपना बिजनेस साइड चल रहा है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कोई P&L, कोई अमाउंट टैक्सेबल बिजनेस साइड का कहां से होता है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट में अपन को क्या करना है? करेक्शन। और मैंने आपको बोला था नेट प्रॉफिट के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है, अपन को पता है कि कोई भी P&L में खर्चा डेबिट तभी सही कहलाएगा जब वो किस में कवर हो? 3237(1) के किसी भी सेक्शन में। अगर वो आता है अलाउड है, नहीं कवर होता तो क्या कहलाएंगे? डिसअलाउड। ठीक है, अपन ने सबसे पहला पढ़ा था सेक्शन 30। वो कौन सा खर्चा P&L में डेबिट होने देगा? बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट, रिपेयर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। लेकिन किसको अलाउड डिसअलाउड करेगा? रेंट को, अगर लिखा हुआ है वो बिल्डिंग का ओनर है। सेक्शन 31 भी यही था कि भाई बिल्डिंग की जगह वो किसका खर्चा अलाउड कर रहा है? प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर को। लेकिन वो किसको डिसअलाउड करेगा? वो भी रेंट को करेगा अगर आप प्लांट मशीनरी के ओनर हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन ने पढ़ा था 32, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अपन ने पढ़ा था एसेट की वैल्यू जब कम होती जाती है तो वो अपने लिए लॉस है। उस लॉस को ईयर बाय ईयर डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट तभी हो सकता है जब सेक्शन 32 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। 3 कंडीशन कौन सी थी? आपके पास एसेट होनी चाहिए। एसेट में क्या शामिल नहीं होगा? स्टॉक इन ट्रेड एंड लैंड। बाकी टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल सब एसेट होंगी। सेकंड क्या पढ़ा था? आप उसके ओनर होने चाहिए। ओनर मतलब मैंने पढ़ा था, बताया था आपको, टाइटल होना चाहिए। याद आ रहा है? लीज में लेसर और हायर परचेज में हायर परचेजर ओनर कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था? बिजनेस यूज आना चाहिए। बिजनेस यूज मतलब या तो एक्टिव यूज और पैसिव यूज। या तो काम में लेना चालू कर दिया, दैट इज एक्टिव, और या फिर काम में लेने लायक है तो पैसिव। एक्टिव हो या पैसिव, दोनों में डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब आज क्या पढ़ना है? अगर आपने देखा हाँ मैं ओनर हूं एसेट का, मैं बिजनेस में यूज ले रहा हूं तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब सवाल उठता है कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? उसके लिए आज अपन पढ़ते बच्चों, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, उसकी कॉस्ट क्या है, जो एसेट आपके पास है वो कितने रुपए की है, वो कितने टाइम में काम में ली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपको डेप्रिसिएशन डेबिट करना है तो दिमाग में रखना, आपके पास पीडीएफ है, उसमें थ्योरी है, वो चेक करते रहिएगा। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एसेट की कॉस्ट क्या है, कितने टाइम यूज किया, और लास्ट मेथड। क्लियर? इन 3 चीजों की मदद से अपन पता कर लेंगे कि अमाउंट लाख, 2 लाख, 5 लाख कितना रुपए डेबिट होगा। बच्चों आपको चाहिए कि P&L में डेबिट कितना होगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए एक तो कॉस्ट चाहिएगी, उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? और काम में कितना लिया वो भी देखना है ना। तो अपन एक एक पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या चाहिए आपको? कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, आपने 11th क्लास में ये डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है। 11th क्लास में भी वही कंसेप्ट है जो यहां पर है। वहां पे भी क्या था? एसेट की कॉस्ट क्या होती है? जब तक एसेट काम में लेने लायक नहीं हो जाए तब तक का किया गया सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मतलब मैंने दिल्ली से एक मशीन खरीदी 5 लाख की, वहां के ब्रोकर ने मुझसे 20,000 रुपए लिए, मैंने उसको ब्रोकर को 20,000 दिए। दिल्ली से जोधपुर के लिए मैंने 50,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, इंस्टॉलेशन के 5,000 रुपए पे किए। ये जो सारा खर्चा मेरा है एसेट को यूज करने से एसेट को यूज करने से पहले का। मेरी बात समझ में आ रही है? और पहले का है तो गवर्नमेंट कहती है जब तक एसेट काम में लेने लायक नहीं हो जाए। इसका मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है प्लस ये जो क्या बोलते हैं, मैंने आप ब्रोकर को पैसे दिए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के पैसे दिए, ये सारा खर्चा कॉस्ट में क्या होगा? ऐड। ठीक है, क्लियर? जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक असेसी ने एक एसेट पे ये खर्चा किया, तो आप देखना जब तक एसेट काम में लेने लायक नहीं होगी आप उन सारे खर्चों को क्या करते जाओगे? ऐड। यही लिखा है मैंने कि ऑल एक्सपेंसेस शैल बी एडेड इन कॉस्ट। सारे खर्चे ऐड होंगे जब तक काम में लेने लायक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाए, चाहे वो रॉयल्टी हो, ब्रोकरेज हो। टैक्स के अंदर देखो क्या लिखा है, टैक्स तभी ऐड करोगे इफ क्रेडिट नॉट अलाउड।
ये क्रेडिट क्या होती है बच्चों, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, मैं आपको जीएसटी के अंदर और क्लियर करूंगा। क्या होता है बच्चों, जब एसेट खरीदते हैं तो उस पर टैक्स भी लगता है, जीएसटी लगता है ना। तो अपन ने वो जो टैक्स दिया उसका फायदा जीएसटी डिपार्टमेंट अपन को देता है, मैक्सिमम टाइम देता है। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट फायदा दे रहा है तो फिर अपन इनकम टैक्स में फायदा नहीं उठाएंगे। मतलब मैंने लिखा है टैक्स तब ऐड होगा इफ क्रेडिट नॉट अलाउड। क्रेडिट नॉट अलाउड मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने फायदा नहीं दिया। कब देता है कब नहीं, वो तो जीएसटी में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे के लिए क्या एग्जाम में लिखा हुआ है, जीएसटी में क्रेडिट अलाउड नहीं हुई, मतलब फायदा नहीं मिला। जीएसटी में फायदा नहीं मिला तो अपन इसको टैक्स को कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड। बच्चों कॉस्ट में जितना अमाउंट ज्यादा ऐड होगा डेप्रिसिएशन उतना ही ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो पी&एल में प्रॉफिट कम आएगा ना। और टैक्स भरने के हिसाब से पी&एल में प्रॉफिट जितना कम आए वो बढ़िया। तो आगे सुनो, टैक्स कब ऐड करेंगे, जब लिखा हुआ हो जीएसटी डिपार्टमेंट फायदा नहीं दे रहा या क्रेडिट नॉट अलाउड। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत बार आएंगी है, एक और इस कॉस्ट में क्या जुड़ेगा, अप टू इंस्टॉलेशन के अंदर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे ऐड होगा, सुनो मेरी बात। आपने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई को लोन पर, 5 लाख की मशीन थी, 4 लाख रुपए लोन लिया, 1 जुलाई की बात है। मशीन को यूज करना चालू किया 4 महीने बाद। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बैंक वाले क्या कहेंगे, भले 4 महीने बाद यूज करो, आपने आज हमसे लोन लिया है तो इंटरेस्ट आज से लगेगा, मतलब 1 जुलाई से। तो बच्चों जब तक एसेट काम में आप नहीं लोगे तब तक का जो इंटरेस्ट होगा उसको अपन बोलेंगे कैपिटल। बच्चों समझना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या याद रखोगे, आप इंटरेस्ट के 2 टुकड़े करोगे, P इंटू आर इंटू टी करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। देखना इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो अप टू 31 मार्च ईयर एंडिंग तक, उसमें आप देखना कि भाई एसेट को काम में लेना कब चालू किया, जब तक काम में लेना चालू किया वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटल। उसके बाद का जो इंटरेस्ट है अप टू 31 मार्च, क्योंकि साल खत्म हो जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, आफ्टर पुट टू यूज, वो कौन सा खर्चा कहलाएगा, रेवेन्यू। तो सुनो बच्चों, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आपने एसेट को काम में नहीं लिया था, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर का 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट आता है वो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, P इंटू आर इंटू टी करके। उसको आप क्या करोगे, कॉस्ट में क्या करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए कॉस्ट में क्या करोगे, ऐड। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट होगा साल एंड तक का, वो खर्चा कहलाएगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू कहलाएगा तो पी&एल में क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, वो आगे की बात है डेबिट कैसे करता है, लेकिन उसको रेवेन्यू खर्चा मानते हुए पी&एल में डेबिट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप टू पुट टू यूज को कैपिटल मानोगे और कॉस्ट में क्या करोगे, ऐड। इसका प्रैक्टिकल मैं जस्ट इस वीडियो के बाद आपको शेयर करूंगा, वो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइएगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट का पॉइंट समझ में आया। मेन है जब तक काम में नहीं लिया तब तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जितनी रुपए भी मशीन की कॉस्ट है या जो भी बिल्डिंग है उसको जोड़ देना, या उसके बाद का जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट जैसे स्कूल में पी&एल में डेबिट करते हैं वैसे ही डेबिट करना। क्लियर? समझ में आया कॉस्ट मतलब? तो कॉस्ट मतलब और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन फिलहाल जो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए जब तक एसेट काम में लेने लायक नहीं होगी तब तक का सारा खर्चा कॉस्ट में क्या करोगे, ऐड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट के बाद अब आप देखोगे पीरियड ऑफ यूज, एसेट को काम में कितना लिया। बच्चों अगर एसेट को 180 दिन से कम हुआ, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये मशीन 1 नवंबर को खरीदी, तो 1 नवंबर को खरीदी तो 31 मार्च तक तो 150 दिन ही हुए। अब आपकी स्कूल में 11th क्लास में क्या होता था पता है, अगर 1 मार्च को किसी ने अगर मशीन खरीदी है तो 31 मार्च तक तो 1 महीना ही हुआ। आपने स्कूल में किया होगा 1 महीने का डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर किसी ने 1 जनवरी को मशीन खरीदी है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन देते हो, ऐसा स्कूल में था। अपने इनकम टैक्स में क्या है, ज्यादा माताफोड़ी है ही नहीं। अगर कोई एसेट आपने इस साल नहीं खरीदी है जिससे काम में लेना चालू कर दिया, तो उसमें गवर्नमेंट कहती है क्या यूज करते हुए 180 दिन हो गए या नहीं हुए। अगर अभी तक 180 दिन नहीं हुए, ठीक है, नवंबर की खरीदी हुई है, 150 दिन ही हुए, तो उस केस में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, हाफ। मतलब बच्चों समझना, मैंने एक कार खरीदी
30 मार्च को, 30 मार्च को खरीदी, तो खरीदे हुए कितने दिन हुए? 2 दिन, केवल 2 दिन ही हुए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप लेस देन 180 डेज में आओगे। 11th क्लास में तो 2 दिन का ही डेप्रिसिएशन मिलता, लेकिन यहां पे कितना मिलेगा? हाफ। इसका मतलब चाहे एसेट को 1 दिन काम में लो या 179 डेज काम में लो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? चाहे 1 दिन एसेट को काम में लेते हुआ या 179 डेज हुए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? हाफ। और अगर एसेट को काम में लेते हुए 180 दिन हो गए, 1 दिन भी ऊपर चढ़ गया, तो सुनो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? फुल। मतलब अगर रेट 15 है तो पूरे 15% मिलेगा, और इधर 7.5 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक बंदे ने एसेट पूरे 365 दिन काम में लिए, 1 अप्रैल को खरीद ली थी, और एक बंदे ने खरीदी 1 जुलाई को। एक जने को तो होगा 365 दिन, एक को हुए 280 दिन। कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों को डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? फुल। अपने लिए बच्चों अच्छी बात है कि ये डेज के झंझट में नहीं पड़ेंगे। अपन तो यही देखेंगे कि भाई 1 अक्टूबर से बाद में खरीदी हुई है तो आधी ही आएगी, उससे पहले है तो फिर फुल मिल जाएगा। क्लियर? पीरियड ऑफ यूज समझ में आया? क्लियर? तो एसेट को अगर कम काम 180 दिन से कम काम में लेते हो तो जो भी रेट है उसका आधा डेप्रिसिएशन देना, वरना कितना देना? फुल। क्लियर? अब लास्ट है मेथड। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड क्या है बच्चों? स्कूल में भी 2 मेथड थे, WDV एंड SLM। यहां पे भी 2 मेथड है, WDV एंड SLM। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन सुनो, यहां पर 2 मेथड है, 11th में भी थे, लेकिन यहां पर WDV मेथड ऑल बिजनेसेस पर एप्लीकेबल है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिया में आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करो, सारे मेथड, सब लोगों पे कौन सा मेथड लगता है? WDV। तो अब आप सोचोगे कि सर फिर SLM किसके लिए बनाया? SLM केवल बच्चों पावर जनरेशन यूनिट्स के लिए बनवाया है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करती हैं, वो SLM मेथड यूज कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। बाकी सबके लिए कौन सा मेथड है? WDV। ठीक है, अपन SLM भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि एग्जाम में 90% प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो किसका आएगा? WDV का, क्योंकि सारे बिजनेसेस पर यही लगता है। अब WDV मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर WDV का मतलब होता है कि एसेट की पहले जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसमें लेस क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन, जितना एसेट काम में आ चुकी है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे जो डेप्रिसिएशन लगता है दैट इज कॉल्ड एज कौन सा मेथड? WDV। आपने स्कूल में 11th क्लास के अंदर याद अगर आ रहा हो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते थे। उस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में अगर 4 मशीन है, आपके एग्जाम में आई कि 4 मशीन है, तो आपको याद आ रहा हो तो ओपनिंग बैलेंस मशीन 1, 2, 3, 4। इस साल कोई मशीन खरीदी 2, परचेज ऑफ मशीनरी मशीन नंबर 5, 5 में से 3 मशीनरी बेच दी, तो उसके लिए क्रेडिट साइड में 3 एंट्री और करते थे, बाय कैश, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। याद आ रहा? ठीक है। और लास्ट में जो मशीन बच गई उनका डेप्रिसिएशन भी अलग अलग, फिर जो क्लोजिंग वैल्यू है वो भी अलग अलग। एक क्वेश्चन में अपन को 30 से 40 मिनट लगते थे, और क्वेश्चन में मशीन कितनी होती थी? 4 या 5। याद आ रहा है? 11th की बात है, मैं ड्रॉ करके तो क्या बताऊं, है ना? अगर यही प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट रिलायंस को बोल दिया जाए कि जो 11th क्लास में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते थे आप बनाओ, तो रिलायंस वाला बोलेगा मेरे पास तो 10,000 मशीन है, तो पहले 10,000 मशीन को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखूं। 2,000 मशीन खरीदी तो 2 परचेज में 2,000 की एंट्री और 12,000 की तो एंट्री डेबिट साइड में, फिर 3,000 मशीन बेच दी तो 3 एंट्री होती है, 9,000 एंट्री बुक। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे अच्छा इनकम टैक्स ने एक ऐसा तरीका निकाला बच्चों जिसमें गवर्नमेंट ने कहा 5 क्या 5,000 क्या 50,000 की मशीन आपके पास है, तो हमारा ये मेथड WDV तरीके से ही डेप्रिसिएशन निकाल देगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये जो मेथड, ये आपको मैंने पूरा टेबल बना रखी है, ये WDV मेथड की टेबल है।
इस मेथड से, इस तरीके से अपन WDV का मेथड का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। भले ही 10,000 मशीन हो, प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मशीन वाइज अपन या एसेट वाइज अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। क्लियर? तो कैसे करते हैं कैलकुलेट? सामने ध्यान दो बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको कॉस्ट निकालना आना चाहिए, वो आपको बता दिया। एक पॉइंट और है, वो बाद में बताऊंगा इसके, कि भाई अप टू पुट टू यूज का खर्चा ऐड करना है। फिर आप सेकंड पॉइंट क्या दिमाग में रखोगे कि जिस एसेट की मैंने कॉस्ट निकाली है उनमें से कितनी एसेट 180 दिन से कम है, कितनी 180 दिन से ज्यादा है। जो पुरानी है वो तो ऑलरेडी ज्यादा ही है, जो नई है वहां दिमाग लगाओगे। और लास्ट अब आप देखोगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस में भी आए चाहे छोटा क्वेश्चन आए, तरीका यही रहेगा। कैसे? सुनो, इसमें स्टेप्स है बच्चों, आपके पीडीएफ में थ्योरी में भी स्टेप्स लिखे हुए हैं मेरे, तो सुनो। स्टेप 1 क्या करोगे? स्टेप 1 कहता है डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ब्लॉक वाइज। ब्लॉक्स बनाओगे। ब्लॉक्स बनाओगे मतलब एक एसएससी की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपने देखा मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट कहती है आप उसकी एसेट्स को 4 भागों में बांट दोगे। आपके मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन आया, उसमें आपने देखा सर इसके पास बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, क्या करोगे? सबसे पहला काम आप करोगे, मल्टीपल चॉइस तरफ में ही करोगे, क्या करना है बच्चों? एसेट को 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है? इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब इधर आएंगे। कहने का मतलब सबसे पहला काम ये करोगे, अगर आप देखते हो इसके पास तो तरह तरह की एसेट है, तो फिर आप ब्लॉक्स बना दोगे। अब इसमें क्या होगा बच्चों? बिल्डिंग को मशीन से मतलब नहीं है, मशीन को फर्नीचर से मतलब नहीं है। इसकी कैलकुलेशन अलग चलाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की कैलकुलेशन अलग चलती रहेगी। समझ में आया? एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से मतलब नहीं। तो एसेट को अपन ने 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। 4 ही होते हैं, 5 नहीं होता है। ठीक है? मशीन इधर आ गई, बिल्डिंग्स इधर आ जाएंगी, फर्नीचर का ब्लॉक एक हो गया और गुडविल, पेटेंट का एक ब्लॉक अलग से हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 के अंदर अब आप क्या करोगे? कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं, बिल्डिंग्स भी ऐसी होती है जिन पे रेट अलग अलग है। रेट का चार्ट मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। जैसे ही आप देखोगे कि सर इसके पास 5 मशीन है, 2 मशीन ऐसी है जिन पे 15% है और 3 मशीन ऐसी है व्हीकल वगैरह जिन पर रेट 20% है। तो आप क्या करोगे? अगर देखा कि हाँ मशीन्स पर रेट अलग अलग है, तो फर्दर उतने ही ब्लॉक्स बना लो। मतलब 15% वाली मशीनरी का ब्लॉक अलग, 20 वाली का अलग। अब जो 5 मशीन आपके पास थी, वो 2 मशीन तो 15 में आ जाएंगी और वो 3 मशीन 20 में आ जाएंगी। क्लियर? समझ में आया? ऐसा जैसे बिल्डिंग में भी ऐसा होगा। ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग पर रेट है 10, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर रेट है 5। एक एसएससी के पास 7 बिल्डिंग है, 2 रेजिडेंशियल है, 5 फैक्ट्री और ऑफिस है, तो क्या करोगे? यहां पर अभी मैं सिर्फ रफ में बता रहा हूं, 5 अलग 10 अलग। समझ में आ रहा है? 5 में रेजिडेंशियल आ जाएगी, इधर अलग ब्लॉक हो जाएगा और बाकी का ब्लॉक 10% का अलग हो जाएगा। ठीक है? यहाँ एक ही ब्लॉक है तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है? अब आपने पहले एसेट को उनके नेचर वाइज बांट दिया, ये नेचर है उसके, बिल्डिंग अलग, प्लांट एंड मशीनरी अलग। और सेकेंड स्टेप 2 में रेट वाइज फर्दर बांट दिया कि 15% वाली मशीन इधर, 20 वाली इधर। क्लियर? हो गई ब्लॉकिंग। अब स्टेप 3, अब स्टेप 3 क्या कहता है बच्चों? सुनो, समझदारी से सुनिएगा, फिर अपन ये चार्ट लगातार पढ़ेंगे। सबसे इजी चीज जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोची वो ये, उन्होंने कहा बच्चा पागल हो जाएगा कि एक मशीन है, बच्चे क्या सीए वगैरह सबके लिए सोचा कि अगर किसी बड़ी कंपनी की ऑडिट हो रही है, उसके पास 200 मशीन है, तो वो सीए भी पागल हो जाएगा। उस 200 मशीन का डेप्रिसिएशन अलग निकालो, लॉस अलग निकालो। गवर्नमेंट क्या कहती है? गोली मारो ये अलग अलग डेप्रिसिएशन को। आपके पास 15% रेट वाली कितनी मशीन है? उन्होंने कहा मेरे पास 30 मशीन है। फिर गवर्नमेंट ने पूछा अच्छा आपके पास 30 मशीन है, इस साल कितनी खरीदी? उसने कहा 10 और खरीदी। तो 30 + 10, गवर्नमेंट ने कहा 40 मशीन हो गई। अच्छा बेची कितनी? उसने कहा 15 बेच दी।
तो 40 में से 15 गवर्नमेंट ने कर दी लेस। गवर्नमेंट ने कहा मशीन कितनी बची 25, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम्हारे पास इस साल के एंड में कितनी मशीन बची है 25। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा बात खत्म, 25 मशीन बची है ना साल के एंड में, तो साल के एंड में जो 25 मशीन बची है उसका डेप्रिसिएशन निकाल लो, खत्म करो कितना बेचा कितना खरीदा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिंपल सा है बच्चों। आपको जैसे क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। सिंपल, यहां पे भी यही काम करना है, आपको भी यहां पे यही करना है। पहले देखोगे ओपनिंग वैल्यू कितनी है एसेट्स की, जिसकी जैसे बिल्डिंग 10% वाली बिल्डिंग्स है तो उसमें जितनी भी बिल्डिंग है वो यहां लिख दोगे। ओपनिंग में क्या जोड़ोगे परचेज, इस साल उसी प्रकार की बिल्डिंग 10% वाली और कितनी खरीदी। लेस क्या करोगे, इस साल उसी प्रकार की बिल्डिंग कितनी बेची, क्या आ जाएगी क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू जो आएगी उस पे क्या ले लोगे डेप्रिसिएशन। बस, तो आप एग्जाम में भी क्या करोगे, पहले ओपनिंग लिखोगे, ऐड परचेज करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि ये खरीदी, और लेस क्या कर दोगे इससे, इससे क्या आ जाएगी कौन सी वैल्यू क्लोजिंग। अब क्लोजिंग वैल्यू में सुनिएगा, अगर वैल्यू आ गई मान लो 10 लाख प्लस 20 लाख 30 में से 15 गए, ये जो 15 गए वो सेल के, ठीक है। ओपनिंग थी 10, परचेज थी 20, तो 10 प्लस 20 30, सेल करी 15, तो 30 में से 15 गए, अब कितनी वैल्यू बची 15। वैल्यू है आपके पास, वैल्यू भी है, एसेट भी है, तो डेप्रिसिएशन ले लो। अब मेरी बात समझ में, अगर आपकी क्लोजिंग वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगी, जब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करोगे और अमाउंट प्लस में आएगा। क्लोजिंग वैल्यू समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव आ रहा है। अगर क्लोजिंग पॉजिटिव है, आपके पास एसेट भी है, तो आप डेप्रिसिएशन ले लोगे जो भी रेट है, अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपके पास दो मशीनरी थी 15 लाख की, आपने वो दोनों मशीन 15 लाख वाली 10 लाख में बेच दी, तो 15 माइनस 10 5 लाख, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव आई ना, 15 माइनस 10 किया 5 लाख, वैल्यू क्या है पॉजिटिव, वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन आप कह रहे हो सर एसेट ही नहीं बची, दो थी दोनों ही बेच दी, तो एसेट तो है ही नहीं, वैल्यू ही है। बच्चों वो वैल्यू नहीं है, वो लॉस है। वैल्यू कब कहलाएगी, जब एसेट भी हो, एसेट खत्म हो चुकी है। तो अब आप खुद सोचो, मेरा 40,000 का मोबाइल मैंने 25,000 में बेच दिया, तो 15,000 रुपए वो क्लोजिंग वैल्यू थोड़ी है मेरे मोबाइल की, वो 15,000 क्या है लॉस है। लेकिन मेरे पास अगर 2-3 मोबाइल थे तो मैं उस 15,000 में को क्लोजिंग वैल्यू बोलता कि चलो एक बिका है, बाकी दो तो है मेरे पास। क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट और, मान लो मैंने 40,000 की मशीनरी 50 में बेच दी, तो वैल्यू पॉजिटिव नहीं, क्या आई नेगेटिव। मतलब 40 की चीज 50 में बिकी, तो 10,000 रुपए फायदा हुआ, और फायदा हुआ तो वो कहलाएगा कैपिटल गेन, क्योंकि एसेट है ना ये। समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या बोला, सम अप करते हैं। आपको ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा होगा ओपनिंग, परचेज और सेल, वैल्यू पुट अप करी, क्या निकाली क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू पॉजिटिव है, देख लिया, एसेट भी है, डेप्रिसिएशन ले लो कि भाई वैल्यू भी है एसेट भी है। वैल्यू तो है, एसेट खत्म हो गई, तो वो कैपिटल लॉस है, वो आपको लॉस हो चुका है। और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो एसेट है या नहीं मत देखो, नेगेटिव मतलब पैसा एक्स्ट्रा आ गया, वो गेन कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब अपन इतने सारे एग्जांपल से समझते हैं एक को। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बिल्डिंग में क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चंस में दे रखा होगा वो वैल्यूज ऐसे पुट अप करोगे, ठीक है। आप लोग अपने ये जब आप ये वीडियो देख लो तब ये सारा अमाउंट आप खुद निकालो, ठीक है। यहां तक भले ही आप लोग खुद सामने से कॉपी कर लेना। सुनो, सबसे पहले ओपनिंग प्लस परचेज 20 प्लस 50 70 लाख, 70 लाख रुपए की बिल्डिंग थी और 70 में से 45 गए, तो 70 माइनस 45 कितने बचे 25। वैल्यू पॉजिटिव है, 70 में से 45 गए 25, ठीक है। एसेट कितनी है 5 प्लस 2 7 बिल्डिंग थी, 7 में से 4 सेल हो गई, तो कितनी बची बिल्डिंग 3। बिल्डिंग भी है, वैल्यू भी है, एसेट भी है, वैल्यू भी है, तो क्या कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है 10, वैल्यू कितनी है 25 लाख, तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपए क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन।
कोई एसेट सारी जब कुछ नहीं दे रखा है तो सारी 180 दिन से ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन फुल मिल गया। क्लियर हुई बात समझ में? अब सेकंड सुनो। सेकंड में 10 + 12 22 लाख, 22 में से 8 गए 14 लाख, वैल्यू पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव है वैल्यू। अब एसेट है कि नहीं? 2 + 3 5, 5 मशीन है, 5 में से 2 बिक गई, कितनी बच गई? 3। तो 14 लाख रुपए की वैल्यू भी है और एसेट भी है। एसेट भी है और वैल्यू भी है तो क्या कैलकुलेट करोगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन इस 14 लाख की मशीनरी में आप ये देख रहे होंगे कि 12 लाख रुपए की जो वैल्यू बची थी वो कब खरीदी? 1 जनवरी 20। इसका मतलब इससे अभी 180 दिन से कम हुए। तो देखो मैंने क्या किया, 14 में 12 अलग किए, 2 अलग किए। ठीक है, 2 को तो 180 दिन से ज्यादा हो गया ना। पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मानोगे, पहले पुरानी मशीनरी बिकती है तो 14 लाख में से 12 लाख की तो नई मशीनरी है वो साइड में कर दी। इस 12 लाख की मशीनरी पर आप जो डेप्रिसिएशन लोगे वो डेप्रिसिएशन हाफ लोगे। मतलब 15% रेट है लेकिन 12 लाख का 15% नहीं, केवल 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। वो कितना आता है? 90,000। ठीक है, और बचे हुए 2 लाख पर डेप्रिसिएशन पूरा 15 मिलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? आपने साफ लिखा हुआ है मैंने, एसेट को खरीदे हुए 1 जनवरी 2020 को खरीदी तो फिर इसका मतलब ये हुआ 180 दिन से कम है तो हाफ डेप्रिसिएशन, और जितनी वैल्यू पूरी की है उस पर पूरा। ठीक है, इस क्लोजिंग वैल्यू में से जो 180 दिन से कम थी उसको मैंने हटा लिया। बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, ये जो 2 लाख आया ना ये बैलेंसिंग फिगर आया। क्लियर हुआ? ठीक है, तीसरे पे चलो। 5 + 5 10, 10 में से 7 गए 3, वैल्यू पॉजिटिव है। चलो यहां तक ठीक है। 3 + 2 5 मशीन है, 5 में से 5 बिक गई, मशीन खत्म, मशीन है ही नहीं तो फिर वैल्यू थोड़ी है, ये क्या है? लॉस है। आपने 10 लाख की मशीन को 7 में बेच दिया तो 3 लाख का क्या हुआ? लॉस। अब ये डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा, कैपिटल लॉस कहलाएगा, ये कैपिटल गेन हेड में जाता है। क्लियर? अब अपन इसको बिजनेस हेड में कोई यूज नहीं है इसका। अपन को तो एग्जाम में जब पूछेंगे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा तो जहां जहां डेप्रिसिएशन है वहां ऐड करोगे। क्लियर? तो ये लॉस है। अपन को अगर कोई पूछे एग्जाम में लॉस कितना आया शॉर्ट टर्म तो बता देंगे। चौथा, फर्नीचर, 10 में से 12 गए, -2, वैल्यू नेगेटिव है। अब मैं देखूंगा भी नहीं एसेट एग्जिस्ट है या नहीं, वैल्यू नेगेटिव है, कहा बात खत्म। ये क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? वैल्यू नेगेटिव है तो पैसे ज्यादा आ गए तो वो कैपिटल गेन है, वैल्यू पॉजिटिव है, एसेट नहीं है तो वो कैपिटल लॉस है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ ये। और कैपिटल गेन में मैं बता चुका हूं, डेप्रिसिएबल एसेट पे जो लॉस या गेन होता है वो ऑलवेज क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म। क्लियर? और लास्ट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पे बच्चों रेट फिक्स होती है 25, एग्जाम में रट के जाना। ठीक है, बाकी मैं दे तो दूंगा ये सारी रेट। 5 लाख की मशीनरी है, ओपनिंग है नहीं, सेल है नहीं, तो जो परचेज है वही क्लोजिंग है। 1 फरवरी को खरीदी, 180 दिन से कम है तो डेप्रिसिएशन आधा मिलेगा, दैट इज 12.5% मिलेगा, 62,500। समझ में आया? तो ये सारा अमाउंट मिलकर डेप्रिसिएशन P&L में डेबिट होगा। अगर ज्यादा डेबिट है तो फिर डिसअलाउड कर देना, कम है तो अब अलाउड हो जाएगा। क्लियर? ये आप ट्राई करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी ट्राई करो। अभी खत्म नहीं हुआ, और खूब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेकिन पहले यहां तक सीख लो। क्लियर? ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे इसके बाद।